पैलेस मैसेकर हुआ उसमें वो उनका, उनकी पत्नी का, उनके परिवार के ज़्यादातर लोग मारे गए। किंग ज्ञानेंद्र जिस डायनेस्टी से आते हैं, ये डायनेस्टी तकरीबन नेपाल में जो है 300 सालों से के आसपास जो है तब से वहाँ पर गवर्न कर रही है। अगर वो वापस आते हैं तो क्या एक दोबारा से हिंदू राष्ट्र देखने को मिलेगा? या हम लोगों के यहाँ जो 80% हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में हैं। क्या नेपाल में राजतंत्र वापस आ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है अयज कपूर और इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे अरुण सर के साथ। अरुण सर हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। तो सर, क्या राजतंत्र वापस आ रहा है नेपाल में? अंश ये थोड़ा-सा इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि वापस आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि राजतंत्र के फ़ेवर में जो है पिछले हफ़्ते आपने देखा होगा नेपाल में जब किंग ज्ञानेंद्र जी हो, इस समय अब पूर्व एक तरह से शासक जो हैं वहाँ नेपाल के मोनार्क, वो आए तो उनको जो है तकरीबन वहाँ पर जो एयरपोर्ट जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है उसके जी। पास में तकरीबन 10,000 की भीड़ ने उनको वेलकम किया। पिछले हफ़्ते 13-14 के आसपास की बात है। जी। तो 13 तारीख को। तो उस बार में जो इंसिडेंट में ये लगा कि लोग अभी भी जो है अपने जो राजा। राजा को बहुत पसंद करते हैं, किंग ज्ञानेंद्र को, और ये बहुत वहाँ के लिए उनके लिए बहुत पॉजिटिव सी बात थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग को अगर देखें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा जी। क्यों हो रहा है कि साहब फिर से जो है उस राजतंत्र के लिए जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक तरह से एक डिक्टेटरशिप आई। उनको किंग ज्ञानेंद्र जब डिक्टेटर बन हो गए 2002 में, वो मैं आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में ले जाऊँगा कि 2002 के करीब जो है वहाँ पर जो उनके बड़े भाई राजा थे किंग वीरेन, तो उनके टाइम में जो मैसेकर, जो पैलेस मैसेकर हुआ उसमें वो उनका, उनकी पत्नी का, उनके परिवार के ज़्यादातर लोग मारे गए। किंग ज्ञानेंद्र उसके बाद जो है 2002 के करीब जो है उस समय जो राजा बने नेपाल के, और वो राजा बने तो उसके बाद में धीरे-धीरे वो उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और 2005 के आसपास हुआ ऐसा कि उन्होंने बिल्कुल डिक्टेटर हो गए। उन्होंने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी और लोगों को, जो उनके खिलाफ जो भी आवाज़ें उठ जी। रही थी या जर्नलिस्ट, सबको जो है उन्होंने जेलों में डाल दिया। तो उसके बाद में फिर प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद में जो है प्रोटेस्ट हुआ, जनता फिर सड़क पे आ गई थी। तो वो जो सड़क पे जनता आई उसके बाद फिर लोगों ने स्ट्रगल किया और 2008 तक आते-आते जो है वो जो सरकार बनी उसके बाद में उनको अपदस्थ कर दिया गया। 2008 से लेके अब तक यानी तकरीबन 17 साल हो गए हैं नेपाल में मोनार्की वहाँ पर नहीं है। एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई, संविधान बना उसमें। तो उस तरीके से देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से जो है वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन पिछले 17 सालों में जो वहाँ इंस्टेबिलिटी हुई, सरकारें, स्थिर सरकारें नहीं आ पाईं। उसकी वजह से तकरीबन 17 साल में 13-14 सरकारें बदलीं। तो आप समझ सकते हैं कि 17 साल के अंतराल में 13-14 सरकार बदल जाए तो वहाँ पर जो है ज़ाहिर-सी बात जी। इनस्टेबल गवर्नमेंट्स हो गई। तो उस इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वहाँ के लोग परेशान हैं। इंस्टेबल जब सरकार होती है, जैसे आपने अपने भारत में देखा, हम लोग 2014 के बाद से जो 5-5 साल का टेन्योर हो रहा है, एक ही पार्टी की सरकार आ रही, तो स्टेबल सरकारें आप हम लोग अपने यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इसके जस्ट उलट नेपाल में आप देखेंगे कि इंस्टेबल गवर्नमेंट साल भर के लिए, 6 महीने के लिए इस तरह की सरकारें बन रही, तो वहाँ पर अस्थिरता से जनता पे भी असर पड़ता है, उसकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर। और दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रगल, जिसकी वजह से जो अस्थिर सरकार होगी, तो उसमें जो करप्शन के भी केसेज़ बहुत होते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी जेबें भरनी शुरू कर देते हैं, ये तो एक नेचुरल सी बात है। हाँ। तो उसमें उसमें आप देखेंगे कि करप्शन बहुत बढ़ता है, और करप्शन बढ़ता है तो उसकी वजह से जो है जनता परेशान होती है। जनता परेशान होती है तो चारों तरफ जो विद्रोह की स्थिति, और सड़कों पर जो है आप देखेंगे कि वायलेंस बढ़ जाता है। इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं, तो उस बीच में जो जो इस स्ट्रगल में जो है जनता पिसती है, तो जनता कहाँ देखेगी? तो वही उसी का रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा कि नेपाल में कि पिछले हफ्ते जो है जब किंग वीरेंद्र आए, तो उस समय जो है लोगों ने बढ़-चढ़ के स्वागत किया उनका, लॉन्ग लिव किंग, और जिस तरह से उनके लिए फिर से हाँ, सर वो तो महल छोड़ो हमारे राजा आ रहे हैं, हाँ, हाँ, ये टाइप हाँ, के हाँ। नारे। सर, जब वो थे राजा थे तो एक हिंदू की छवि थी वहाँ पे, हुँ, राष्ट्र हुँ। एक वो जो कह सकते हैं देश, नेपाल ही एक ऐसा कंट्री बची थी जो हिंदू राष्ट्र की छवि लिए हुआ था। हुँ, हुँ। तो क्या अगर वो वापस आते हैं तो क्या एक दोबारा से हिंदू राष्ट्र देखने को जी मिलेगा? हाँ, आप कह सकते हैं जो हिंदू राष्ट्र, जैसे हमारे बगल में जो है बांग्लादेश हो या फिर आप पाकिस्तान कहें, तो एक तरह से इस्लामिक नेशंस हैं।
हिंदू, हम लोगों के यहाँ जो 80% हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में हैं। बगल में नेपाल जो है, जब तक जो मोनार्की हुआ करती थी तब तक वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, यानी इस ये जो एशियन कॉन्टिनेंट में जो है एकमात्र जो है वो जो देश था वो हिंदू राष्ट्र था। तो उस तरह की भी बात लोग कर रहे हैं वहाँ पर कि हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत जो है नेपाल एक बेहतर स्थिति में था। तो ये भावना भी किंग के साथ में, यानी जो मोनार्की जो जी। है उसके साथ में, वो तकरीबन 300 साल आप कह सकते हैं उसी समय से ये शाह डायनेस्टी जो जो ये जो किंग ज्ञानेंद्र जिस डायनेस्टी से आते हैं, ये डायनेस्टी तकरीबन नेपाल में जो है 300 सालों से के आसपास जो है तब से वहाँ पर गवर्न कर रही है। तो ये राजशाही, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, नेपाल और भारत के बीच में कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का बेटी का रिश्ता है। रिश्ता वो जी। रामायण काल से चला जी, रहा जी, है। जी। क्योंकि सुना होगा आपने कि जनकपुरी जो है, यानी जी, सीता जी सीता की जी जो का जन्मभूमि हाँ, जो है वहीं वो पे नेपाल में नेपाल है। से। और यहाँ पर अयोध्या में राम जी से शादी होना, रामचंद्र जी से, भगवान राम से। तो उस तरह का जो रोटी बेटी का नाता, उस तरह से आप देखेंगे कि जो डायनेस्टी हुआ करती थी इनकी, वो लोग गोरखपुर से काफ़ी, जो नाथ संप्रदाय है, आपने देखा होगा कि जी। जब किंग की वापसी के लिए जो लोग नारे लगा रहे थे, तो उसमें आपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी के भी पोस्टर देखे जी, होंगे। जी, जी। तो वो एक इंसिडेंट जो है लोगों को और आकर्षित करती है कि योगी जी का वहाँ पर कैसे वो दिख रहा प्रभाव। हालाँकि जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका थोड़ा-सा इंडिया के कह सकते हैं कि एंटी इंडिया की जो है स्टैंस देखने को मिले, क्योंकि वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा अलाइन होते तो हैं। ये देखिए, मैंने कहा ना कि जो नेपाल के लोग हैं वो चाहते हैं भारत के साथ अच्छे एक तरह संबंध। से संबंध रखना, क्योंकि मैंने कहा ना रोटी बेटी का, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो जो कहने को, गोरखपुर के आगे जो बॉर्डर है, लेकिन फिर भी लोग सुबह आना, मजदूरी करना, शाम को चले जाना, इस तरह की स्थिति है। भारत उनके लिए जो है, आपने देखा कि आर्मी में भी वहाँ के काफ़ी लोग नेपाली ओरिजिन के लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी काम करते हैं, इधर भी सब, दिल्ली में भी आप देख लेंगे। तो वो तो संबंध हमारा है ही है, इसलिए लोगों का एक नेचुरल तरीके से इमोशनल रिलेशन भी है। लेकिन सरकार के रूप में ओली सरकार, ओली जी। जो वहाँ के नेता उनकी बात कर रहे हैं, उनका प्रो चाइना एटीट्यूड रहा है। और प्रो चाइना का मतलब, जैसे जो जो आपने देखा होगा कि अभी भी, आज भी हमारे यहाँ जो रायसीना हिल टॉक्स चल रही है, तो जी। उसमें क्या है, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है, वो इसीलिए कि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो चाइना जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए उसकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब दूसरे देशों के साथ रिलेशन भारत का बढ़ता है, प्रगाढ़ होता है, तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन जो चाइना की पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अगर उसने आपने कर्ज दिया है तो वो आपको हड़पना चाहेगा। इस तरह की जो जो जी, जी, जी। रिपोर्ट्स भी आपने पढ़ी होगी, या इस तरह की पॉलिसी, वो उसकी उसी वजह से जो है चाइना के खिलाफ जो है, अपने यूएस में भी विद्रोह विद्रोह कह रहा हूँ, यूएस में भी आपने प्रोटेस्ट देखा, या चाइना को स्कटल करने को, इसको रोकने के लिए इस समय जो वर्तमान वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो एफर्ट कर रहे हैं। भारत में भी हमारे यहाँ से भी टसल रहा है, और आपने देखा होगा 2020 के आसपास जो हमारा ईस्टर्न जो तिब्बत का जो उधर की तरफ रीजन था, उधर जो क्लैशेज हुए, तो चाइना का जब वहाँ पर दबाव बढ़ रहा है, या चाइना की जो वहाँ पर जो प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा जी। है, तो उससे हमारे लिए भी चिंता की बात है। और रही बात, जैसे मैंने कहा कि जो रिलीजियस एफिलिएशन भी है, हिंदू होना उनका, और हमारे यहाँ हिंदू हमारा एग्ज़ैक्टली। मेजॉरिटी। और मैं अभी आपसे जो इंटरेस्टिंग बात कह रहा था कि जो गोरखपुर का जो वहाँ का जो महंत हैं हमारे, इस समय महंत हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, गोरखपुर जो जो पीठ है वहाँ पर, गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर। तो गोरखनाम जो उस मंदिर से उस राज परिवार का जो बहुत एफिलिएशन है, और जो उनके यहाँ के जो जिस संप्रदाय है इसमें, तो मत्स्येंद्र नाथ का भी नाम आता है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ। उनकी बड़ी वहाँ पर महिमा है, उनको लोग बहुत पूजते हैं। तो मतलब टाइम इमेमोरियल से आप कह सकते हैं कि वो जो रिलीजियस रिलेशन, हिंदू होना, इवन लोग कहते हैं मौर्यन काल में भी रिलेशन था। जी। जब मौर्य एम्पायर स्टेब्लिश हुआ, तो नंदों के खिलाफ जो है, जब चाणक्य ने सेनाएं गठित की नंदों के खिलाफ, तो उस समय भी नेपाल के साथ में, राजा के साथ में उन लोगों ने सहयोग लिया। तो हमारे रिश्ते नेपाल के साथ बहुत पुराने एंशिएंट पीरियड से हैं। तो उस रिश्ते के तहत देखा जाए तो नेपाल के राजा को जो है मॉरल सपोर्ट मिलना, या फिर यूँ कहें कि जनता के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, वो सभी बातें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, अगर राजशाही की वापसी की बात करें, तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कि किंग ज्ञानेंद्र की फिर से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह का बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो उस स्थिति में थोड़ा-सा उनके लिए ये सर, इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट है। सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि अगर किंग ज्ञानेंद्र वापस आ जाते हैं, तो इंडिया के लिए ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नहीं, वो तो एक बाद की बात है, लेकिन अगर
थोड़ा-सा मैंने जैसे कहा रैशनली कहा कि वो थोड़ा-सा मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ चेंजेज़ होते हैं वहाँ पर तो जनता चेंज करवाती है ना। जी। अगर जनता सड़कों पे आके संघर्ष में उतर गई कि हमें मोनार्की वापस ही चाहिए, जो जो किंग ज्ञानेंद्र की वापसी होगी, तो उसको फिर लोग नहीं रोक पाएँगे, वो संघर्ष चलेगा। कितना चलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर वापस आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे फिर से। तो हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, वो थोड़ा-सा मुश्किल काम है उनके लिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत मुश्किल काम होता है। वो जनता चाहेगी तो ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है भारत के साथ संबंध अच्छे थे, और अगर एज़ ए हिंदू राष्ट्र अगर हम देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होगी। लेकिन इसके बीच में जो रिप्रेशन होगा, जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष होगा वहाँ की व्यवस्था के हाँ, साथ, उस वो बहुत दूसरे ढंग का होगा, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जी, हालाँकि हम भी उम्मीद करते हैं कि नेपाल में से और भारत के रिश्ते हमेशा से बेहतर ही की तरफ बढ़ते जाएँ। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।